आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। प्रॉपर्टी लीक्स, तस्वीर लीक और आगे का रास्ता, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। दुनिया में कहीं भी कोई भी मालियाती स्कैंडल हो, चोरी चकारी का मामला हो, खुफिया अकाउंट्स हों या खुफिया शहरियतें हों, ऑफशोर कंपनियां हों या बेनामी जायदादें हों, कोई लीक दुनिया के किसी भी हिस्से में हो और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अमीर शहरियों के नाम शामिल ना हो, ये हो नहीं सकता। यहाँ से जायज नाजायज कमाकर बाहर ले जाने वालों के नाम ना हों, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान के सियासतदानों, बड़े बड़े ताजरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी टाइकून्स के नाम शामिल ना हों, ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान के सीनियर ब्यूरोक्रेट, साबिक आर्मी अफसरान शामिल ना हों, ये हो नहीं सकता। आप खुद देख लें ना, पैनामा लीक्स हों तो पाकिस्तानी शामिल, पेंडोरा पेपर्स हों तो पाकिस्तानी शामिल, स्विस लीक्स हों तो पाकिस्तानी शामिल और अब दुबई लीक्स हैं तो भी पाकिस्तानी शामिल। और सिर्फ चंद ही नहीं बल्कि हजारों पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की जायदादें मुल्क से बाहर सिर्फ दुबई में सामने आई हैं। अच्छा, अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में तो पाकिस्तानियों की जायदादों के अलग ही किस्से हैं। दुबई लीक्स को कोई नई बोतल में पुरानी शराब कह रहा है तो कोई इनको तोहफे में मिलने वाली जायदादें कह रहा है, तो कोई विरासत करार दे रहा है, कोई इनको कानूनी और डिक्लेयर्ड असासे कह रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि हम तो बस इनको डिक्लेयर करने ही वाले थे। तो अब तक ऐसी बहुत सी लीक्स आई, बड़े बड़े इंकशाफात हुए, बड़ी बड़ी खबरें बनी, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किसी भी जगह कोई मौसर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान में ऐसी खबरों पर अगर कुछ होता है ना तो वो सियासत होती है, अगर कुछ होता है तो मीडिया ट्रायल होता है, इंक्वायरियां शुरू हो जाती हैं और अगर कोई खास टारगेट हो तो केस भी बन जाते हैं, लेकिन फिर जैसे बनते हैं वैसे ही खत्म हो जाते हैं। क्या इस वक्त दुबई लीक्स पर भी कुछ होगा, ये सवाल अहम है। जरदारी साहब के तीनों बच्चे इस लिस्ट में शामिल हैं और आसिफ जरदारी इस वक्त पाकिस्तान के सदर हैं, तो क्या उनके खिलाफ तफ्तीश हो सकती है? कम अरसे में पाकिस्तान की सियासत का अहम और ताकतवर तरीन हिस्सा बनने वाले, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाले मोहसिन नकवी की अहलिया का नाम भी है और मोहसिन नकवी इस वक्त वजीर दाखिला हैं और FIA उनके मातहत है। तो ऐसी सूरत में क्या उनके खिलाफ कोई तफ्तीश हो सकती है? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज का नाम भी शामिल है, लेकिन मियां साहब के भाई इस वक्त मुल्क के वजीर आजम हैं और खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस हुकूमती पार्टी के कायद हैं, तो क्या उनके खिलाफ कोई तफ्तीश हो सकती है? इसी तरह बहुत से सियासतदान हुकूमत में शामिल हैं, ब्यूरोक्रेट्स इस मुल्क को चलाते हैं, साबिक जर्नैल खुद ताकतवर समझे जाते हैं, तो क्या इन सब के खिलाफ कोई तफ्तीश भी होगी? और सबसे अहम सवाल ये कि इस मुल्क के अहम ओहदों पर बैठने वालों, इस मुल्क की तकदीर के अहम फैसले करने वालों, यहाँ की सियासत करके मुल्क के गरीबों के हमदर्द बनने वालों को आखिर इस मुल्क से बाहर जायदादें बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि इस मुल्क के ताकतवर और अमीर लोग इस मुल्क को इतनी ही इज्जत और अहमियत देते हैं कि यहाँ सिर्फ हुकूमत या आला ओहदों की नौकरी की जाती है या की जा सकती है, बाकी जिंदगी के लिए पाकिस्तान से बाहर की दुनिया ही काफी है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज भी। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है PMLN से सेनेटर नासिर भट्ट साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मदोखेर साहब ने ज्वाइन किया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के MLA हैं डॉक्टर निसार अहमद जट साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और नासिर भट्ट साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। सर, आप लोग कभी अपने रहनुमाओं से ये क्यों नहीं पूछते कि ये अरबों रुपए की जायदादें जो हैं ये बाहर रखने और बनाने की क्या जरूरत है? देखें, बात यह है कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो तो जायदादें बनाते हैं। आप मुझे बताएं, जो नौकरी पेशा लोग हैं जिनकी आप तनख्वाहें चेक करें, उनकी जो जायदादें हैं वो क्या जवाब देंगे, कहाँ से आते हैं? कारोबारी आदमी तो अपनी जायदाद बनाता है, पैसे टैक्स भी देता है, तो वो बाहर जमीन अगर जायदाद लेता है तो उसका तो कुछ बनता है। मुझे आप बताएं, जो लोग सरकारी मुलाजिम होते हैं वो इतनी बड़ी जायदादें ले सकते हैं? सर, मैं तो ये कह रही हूँ कि सियासी हो, गैर सियासी हो या फिर कारोबारी अशराफिया हो, सबने ही ये तर्ज अमल अपनाया हुआ है। आप जरा सियासी लोगों का बता दें, उन्होंने तो जवाबदेह होना होता है ना पब्लिक के आगे, तो वो उन्हें क्या जरूरत पड़ती है? जब इस मुल्क में ही सियासत करनी है, यहीं पे ही आपने रहना है, यहीं से आपने वोट लेना है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया जा सकता? बैरूने मुल्क इन्वेस्टमेंट क्यों? या ये भी कोई पाकिस्तान से मोहब्बत की निशानी होती है इन लोगों के नजदीक? नहीं, देखें, जो लोग अगर उनके अबाव अजदाद बाद में सियासत में आते हैं, पहले वो कारोबार कर रहे होते हैं, उनके अबाव अजदाद कारोबार कर रहे होते हैं, और अगर उनकी जायदादें हैं तो उनके पास तो एक चीज सामने नजर आती है, कारोबार करके इन्होंने अपने जायदादें बाहर बनाई है या पाकिस्तान में बनाई है। वो लोग जो लोग मुलाजिम पेशा होते हैं, उनके वो चाहे कोई बात करता हूँ, तो उनसे तो आप पूछे ना कि वो ये जायदाद कहाँ से लाते हैं, बाहर कैसे बनाई है जायदादें? मेरा तो ये सवाल है।
اچھا یہ ہم نے پوچھنا ہے, حکومت نہیں پوچھے گی, یہ حکومت کا پوچھنا کام نہیں ہے. میں ایک بات کرتا ہوں, حکومت ہی پوچھے گی, لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ یہ تو ایک جواب مل سکتا ہے, لیکن باہر جائیدادیں, کاروباری آدمی اگر جائیداد بناتا ہے باہر, وہ اپنا کاروبار کر کے پیسہ کماتا ہے, پاکستان میں جائیداد اس کو بنانی چاہیے ہوتی ہے, باہر بھی بنا لیتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, ناجائز ہے, ڈکلیئرڈ ہے ان کے پاس یا ڈکلیئرڈ نہیں ہے. میرا سوال یہی تھا کہ اگر حلال پیسہ بھی ہے, جائز آمدنی سے بھی کمایا ہوا ہے, تو اپنے ملک میں کیوں نہیں انویسٹ کیا جاتا؟ آپ نثار جٹ صاحب اتفاق کرتے ہیں ناصر بٹ صاحب کی بات سے؟ چونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر جی اپنا پیسہ ہے اور جائز طریقے سے کمایا ہے اور جائیدادیں خرید لی ہیں اور وہ ڈکلیئر بھی کر دیا ہے, تو بھئی اس میں کیا برائی ہے پھر؟ تھینک یو ویری مچ پارس ٹو انوائٹ می ہیئر ٹوڈے. آج یہ دبئی لیکس کا میٹر ہے, اس سے پہلے وکی لیکس کا میٹر ہے, اس سے پہلے پنڈورا پیپرز تھے, اس سے پہلے پیناما پیپرز تھے, اور لمبی ایک داستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے یہ ہم پولیٹیشنز کا ہے, اور ایک عرصہ دراز سے یہ باتیں پارلیمنٹ کا اب نہ پارلیمنٹ سمیت ہم سب ایکسپوز ہو چکے ہیں پبلک کے سامنے. یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اور میڈیا کی آزادی اور آپ کا پیپر میڈیا اور لوگوں میں جو اویئرنیس ہے وہ کلیئر کٹ ہے. ہمیں کسی کو ڈیفینس کرنا, ہم یہاں پر جھوٹ بول کے جاتے ہیں باہر گئے ہوئے, ہمیں سوشل میڈیا رگڑ کے رکھ دیتی ہے. یہ بہت بڑا لوپ ہولز ہم پولیٹیشنز نے کریٹ کیا. ہم نے ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کیا, ہم لوگوں نے ایک دوسرے کو کہا جی ٹھیک ہے, ہم نے نائب ترامیم بھی کر لی, ہم نے NROs بھی سائن کر لیے, ہم نے ریکنسیلیشن بھی کر لی, اور یہ سارا کرا کے, اور آج پھر ہم ملک کے حالات یہ ہیں کہ آپ کی انڈسٹری تباہ و برباد ہو گئی. اس ملک کے حالات سے پہلے سر مجھے بتائیں, آپ کو اس بات میں وزن نہیں لگتا؟ لوگ کہتے ہیں ہم نے جائز طریقے سے پیسہ کمایا ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہی دلیل دیتے رہے. آپ کے شیر افضل مروت ہے نا, وہ اپنے اپارٹمنٹ کے حوالے سے یہی بات کر رہے ہیں. ماضی میں علیمہ خان صاحبہ کی جائیدادیں سامنے آئیں, پتہ تھا نا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے سلائی مشین سے کاروبار کر کے بنائی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, میں ایک حد تک یہ کہوں گا اگر کسی نے جائز پیسے سے کوئی پراپرٹی بنائی ہے, ٹھیک ہے جی, چلے کسی حد تک, کیونکہ یہاں تو انڈسٹریلسٹ بھی انسیکیورڈ ہے, ٹھیک ہے جی, یہاں پر تو انڈسٹریز یہاں سے موو کر کے چلی گئی, یہ تو پھر بھی اپارٹمنٹس ہیں, گھر ہیں, یا اپنے پیسے ہیں, یا اس پراپرٹی کی مد میں انویسٹمنٹ کیے ہوئے. یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں احتساب نام کی چیز ہی نہیں ہے, کہ جن لوگوں نے انلیگل پیسہ بنایا وہ یہ ناممکن ہو گیا ہے. اس کی بنیاد پارلیمنٹ ہے, اس کا قصوروار پارلیمنٹ ہے. اگر پارلیمنٹ سنجیدہ ہوتی تو یقین جانے کہ آج پاکستان ان حالات میں نہ کھڑا ہوتا. رائٹ سر, لیکن دیکھیں وہ انلیگل پیسہ بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت تو کریں نا. آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ نہیں ہے, لیکن بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے اور منافقت کی سیاست کر رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کل پریزیڈنشل اسپیچ تھی, اور بلاول صاحب اپنی پارٹی کے چیئرمین ہیں. بلاول صاحب پریزیڈنٹ صاحب کی نا آپ اسپیچ اٹھا کے اسٹڈی کر لیں. جی میں اس میں ایک ہی پوائنٹ پہ جو ہے میں کلوزنگ کروں گا کہ انہوں نے ریکنسیلیشنز کو کا فوکس کیا پوری اسپیچ میں, کہ آپ ریکنسیلیشن کریں تاکہ ہم آگے کی طرف بڑھیں. اس طرح کا جواب آپ کی طرف سے نہیں آتا. لیکن میری بات سنیں, جب آپ ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی نہ کوئی اس کو شکل بناتے ہیں, صورت بناتے ہیں. کوئی بلاول بھٹو صاحب نے کل پریزیڈنٹ صاحب کی اسپیچ کو ریجیکٹ کر کے اپنا موقف, اپنا بیانیہ, اور جس انداز سے انہوں نے جو نازیبہ الفاظ وہاں پر اپوزیشن کے لیے کیے, میں یقین جانے کے لیڈر آپ کا باہر نکالا نہیں, انہوں نے گندے انڈے تک کہہ دیا, ٹھیک ہے. اور یقین کریں کہ میں ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیاستدان ہیں. اگر میں اس کا جواب دوں, کیونکہ ہم بھی اس میں شامل ہیں, تو میں اس کو غیر اخلاقی سمجھوں گا. لیکن انہوں نے کل جو اسپیچ کی ہے اس اسپیچ سے پورے پاکستان نے دیکھا کہ کہیں ان کا مثبت رویہ نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, یا وہ پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ ڈائیلاگ چاہتے ہیں, یا ریکنسیلیشن چاہتے ہیں. ٹھیک. مندو خیل صاحب, یہ پی ٹی آئی کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ جب بھی بیرون ملک جائیدادوں کی بات آتی ہے نا, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے, یا جو آپ کے لیڈرز ہیں نا, وہ ان کے نام ضرور آتے ہیں. اور پی ٹی آئی کہتی ہے عمران خان کا براہ راست کبھی نام اس طرح سے نہیں آیا ہے. اور فواد چودھری تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ ایسی لیگز میں زرداری صاحب مایوس نہیں کرتے ہیں قوم کو.
पारिस 11 अरब डॉलर के पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी है दुबई में। सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो जलावतनी में दुबई में रह रही थी, तो वहाँ जो प्रॉपर्टी उसने ली है वो अपने 3 बच्चों के नाम पे की है, जो कि इनकम टैक्स में, इलेक्शन कमीशन में, हर जगह पे वो डिक्लेयर है। इसी तरह चौथा नाम नवाज शरीफ साहब के बेटे का है, 5वां नाम शेरा अफजल मरवत का है, 2-4 और एमएनए होंगे। आप मुझे जरा गिन के बता दीजिए 10 अरब डॉलर में, 11 अरब डॉलर में आप 25 तक सियासतदानों को नहीं गिन सकती है। जरा मैं चैलेंज कर दूं, मैं सबकी बात ही कर रही हूँ, आपने सर मैं सभी की बात कर रही हूँ, और सिर्फ आपने भी खुद ही कहा, नहीं सुने, आपने कहा दुबई में नाम गिनवा दें। नहीं, आपने भी खुद ही कहा कि 11 अरब डॉलर की जायदादें सिर्फ दुबई में हैं। पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तानियों की अरबों डॉलर की जायदाद, अरबों डॉलर गर्दिश कर रहे हैं। 10% भी पाकिस्तान ले आए ना तो मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, अब एक काम करें थे, ये तफ्तीश 1947 से शुरू करने वाली बातें तो ना करें। अच्छा, अभी दुबई की बात चल रही है, 11 अरब डॉलर है। आपको मैं चैलेंज करता हूं, जरा अच्छा सुन ले मेरी बहन पूरी बात प्लीज। आप जरा मुझे 25 तक जो ना सियासतदानों का नाम बता, चाहे किसी पार्टी से हो, लेकिन ये बाकी जो सरकारी लोग हैं, जो मुलाजमीन है, इनकी दुबई में जायदाद कहां से आ गई है? किसने आप जरा इनका शजरा निकाल के देखिए। ये जो 20-20 साल से, जो 20-20 साल से रिटायरमेंट के बाद भी ये सीटों पे बैठे हुए, किसी न किसी के दुम पकड़े हुए, इनसे कौन हिसाब लेगा? करें ये जो रिटायर्ड लोग हैं, इनसे ज्यादा उनसे कौन लेगा? एहतसाब क्यों नहीं करते? मैं यही आपसे कर रहा हूं कि बड़ा सॉफ्ट हो। मैं एक चीज बताऊं, मैं तो असेंबली में इस इश्यू को उठाया, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा भाई ये सरकारी जो बाबू है, इनको आप रिटायरमेंट के बाद नौकरी पे न रखिए, ये हमारे बच्चों की मुस्तकबिल मारी जा रही है। आपकी अकेले की बात नहीं कर रही मैं हुकूमत, अच्छा मेरी पूरी जुमलत सुन, मैंने हुकूमत में रहते हुए, पिछली हुकूमत में असेंबली के फ्लोर पे मेरे स्पीच मौजूद है कि आप ये रिटायर्ड लोगों को न रखे, एक्सटेंशन न दे नौकरी पे दोबारा। ये हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? रिजेक्ट कर दिया नून लीग ने, बोला नहीं हमें जरूरत है। तो मैं यही चीज कर रहा हूँ, ये जो बाबू लोग है, जो ये 11 अरब डॉलर में से 25 में आपको जो बता रहा हूँ नाम आप नहीं बता सकते सियासतदानों का, ये बाकी के ऊपर कोई बात कर नहीं रहे। ओजी बेनजीर भुट्टो के बच्चे, ओजी नवाज शरीफ के बच्चे, सवाल सुनिएगा, आपकी बात बिल्कुल आपको कोई और नाम नजर नहीं आएगा। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिन नामों पे आपको एतराज है ना सर, आपने कहा कि जी डिक्लेयर्ड हैं, आपने कहा कि एफबीआर में कहा जा रहा है कि डाटा भी मौजूद है, जायज आमदन है। जब सवाल करो जिससे भी करो यही बातें सामने आती है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप नहीं समझते कि अगर जायदाद, एक सुने ना, अगर जायदादें ली गई हैं तो मनी ट्रेल भी सामने रख देना, और ये बताए ना कि ये पैसा किस मकसद के लिए या कैसे ले जाया गया बाहर। आपने एक चले हुए कारतूस की तरह जो ना एक आप फिटा वो चले हुए कारतूस का जवाब भी नहीं बन पा रहा आपसे, अपनी लीडरशिप का जवाब दे दें। मैं आपको दे रहा हूँ, फिर मैं सवाल नहीं करूंगी। चल सुन ले मेरी बहन, चल अच्छा जवाब देता हूँ, सुन तो लो। मेरे कायद की, शहीद कायद की बच्चों के नाम पे जो बेनजीर भुट्टो शहीद ने उस वक्त लिया था, वो अपने बच्चों के नाम पे किया, और वो इनकम टैक्स में, इलेक्शन कमीशन में, सब जगह डिक्लेयर है। आगे बोलो, आगे ये आगे तो बताओ। यही तो सवाल आगे किया था कि क्या मनी ट्रेल भी सामने आनी चाहिए कि ये पैसा कैसे गया था पाकिस्तान से बाहर और कैसे कमाया गया था। वाह वाह, मतलब 25, मतलब 4 लोगों का नाम आ गया, सियासी लोगों का। मैं सबकी बात कर रही हूँ, 4 लोगों का लोग आ गया। सवाल पे आप एक काम करें ना, मनी ट्रेल भी दे लो। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। आप एक काम करें, आप एक काम करें, मुझे पता है जवाब नहीं बन पाएगा, आगे चलते हम मनी ट्रेल हैं और टॉपिक शामिल कर लेते हैं। आप फाइल कर रहे हैं, मैं आपको देता हूँ सारा। क्या देते हैं, क्या देंगे? आप सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल कर ले, आप मनी ट्रेल देते हैं आपको। ये मतलब हुकूमत का काम भी मैं कर लूं? ये बाकी जो 11 अरब डॉलर के लोग हैं उनको भी बताना पड़ेगा। हुकूमत ने कुछ करना है या नहीं करना? ये हुकूमत का काम है। आपने करना है। आपका काम क्या है? सिर्फ सस्पेंस पे लाना। सस्पेंस फैलाना नहीं हमारा काम है, आपसे सवाल करना, सवाल उठाना। आप कहते हैं चले हुए कारतूस जैसे मौजूद पे बात कर रही हैं। मैंने जवाब दे दिया ना, मैं ये कह रहा हूं 11 अरब डॉलर में से 4 लोगों का नाम है सियासी का, और बाकी का अपने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आपके साथ एग्री कर रही हूँ, 4 लोगों का भी जवाब नहीं बन पाता ना। चलें आगे चलते हैं। अब नासिर भट्ट साहब, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सितारे गर्दिश में थे, अब वो जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन पे आ रहे हैं? आप देखें अप्रैल में जो बानी पीटीआई हैं उनको तोशाखाना केस में जमानत मिल गई। अभी 3 दिन पहले अलकादिर ट्रस्ट केस जो था उसमें उनकी जमानत मंजूर हो गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी वीडियो लिंक पे पेशी भी हो गई है। तो नासिर भट्ट साहब, अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो क्या लगता है कि जल्दी बानी पीटीआई फिर जेल से रिहा हो जाएंगे, बाहर होंगे? नासिर भट्ट साहब,
اچھا ناصر بٹ صاحب کو ذرا کنیکٹ کیجئے. نثار جٹ صاحب, عمران خان صاحب کو بے شک عدلیہ سے ریلیف اب مل رہا ہے, لیکن دو باتیں سر. ایک تو یہ کہ ریلیف مل رہا ہے تو اس کا مطلب مقدمات جو ہیں وہ تو ختم نہیں ہوئے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ سانحہ جو 9 مئی ہے اور سائفر کے بے شمار کیسز میں ابھی بھی وہ جیل میں, تو آپ لوگ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی مقدمات ہی ہیں؟ دیکھیں اپنا میں 9 مئی کو تو میں سیاسی مقدمات نہیں, سائفر کے کیس کو, سائفر بالکل, سائفر میں بہت سارے سوالات ہیں, ٹھیک ہے, اور سائفر جو ہے اس پہ بہت زیادہ کہ کبھی میٹنگز سلامتی کونسل میں ہو رہی ہے, کبھی سازش ہے, کبھی مداخلت ہے, کبھی سائفر ہے, کبھی سائفر نہیں ہے, اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ مکمل طریقے سے وہ کھلی اور کھل کر سامنے آئی. اس کے اوپر کئی سوالات ہیں, آج بھی وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے. جو سوال کیا تھا وہ ناصر بٹ صاحب لائن پہ آگے, پہلے ان سے ہی جواب لے لوں. ناصر بٹ صاحب, جس طرح سے پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے عدلیہ کی طرف سے, آپ کو لگتا ہے کہ جلدی پھر خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے سر؟ ضمانتیں تو مل رہی ہیں. عمران خان صاحب نے 9 مئی کیا ہے, معافی مانگ لیں قوم سے اور کہہ دیں کہ یہ آخری میری غلطی ہے, میں نے 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے پیچھے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں, تو معافی مانگ لیں گے تو میرا خیال ہے قوم ان کو معاف کر دے گی. عدالت میں جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. یہ ان کو اگر سزا بھی دینی ہے, عدالتیں دینی ہے, عدالت سے ملنا ہے. عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ میں کسی اور جگہ سے آرمی چیف سے کوئی بات کر کے تو ریلیف لے لوں گا, تو مجھے نہیں یقین کہ عمران صاحب کی یہ سوچ ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. معافی ان کو قوم سے مانگنی پڑے گی. انہوں نے اداروں پہ حملہ کیا ہے, اپنی فوج پہ حملہ کیا ہے. وہ لوگ جو ویڈیو جن کی موجود ہے جو کہتے ہیں آؤ جی کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلتے ہیں, مانگ لیں معافی. جب تک معافی نہیں مانگیں گے وہ کیسے وہ جیل سے باہر آئیں گے؟ اپنی غلطی مانے تو ہو سکتا ہے عدالت بھی ان کو ریلیف دے دے, خود بھی معاف کر دے. ٹھیک, میں ویسے کرپشن کے مقدمات کی آپ بات کر رہی تھی. دیکھیں عدلیہ سے ضمانت تو ان کی ہو رہی ہے نا. اب میاں صاحب بھی تو دیکھیں ضمانت پہ چلے گئے تھے نا لنڈن, پہ 4 سال بعد واپس آئے تو پھر وہ حالات بدل گئے, وقت بدل گیا, جذبات بھی بدل گئے, ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے تھے. میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں اور کرپشن کے مقدمات کی بات کر رہی ہوں. میاں نواز شریف صاحب کو کھانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا چیز وہ دی گئی زہر نما جس سے ان کے پلیٹلیٹس گر گئے. کیا دیا تھا؟ میاں صاحب لنڈن, جی یہ وہ ان کی جو ڈاکٹر راشد تھی وہ مانتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے. ذرا کائنڈلی کلیئر کر دیں, نئی زندگی دی. وہ کھانے میں کیا دیا تھا اور کس نے دیا تھا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر جو یاسمین راشد تھی انہوں نے بتایا, کیا دیا تھا؟ دیکھیں نا, کھانے میں ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے پلیٹلیٹس گر گئے. اس کی وجہ پھر باہر بھی میں آپ کو بتاؤں, آج جب باہر میاں صاحب کو علاج شروع ہوا تو اس سے پہلے جب ان کے ٹیسٹ ہوئے تو اس میں ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو کوئی ایسی چیز دی گئی ہے جس وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس گرے ہیں. تو میاں نواز شریف ہیں انہوں نے کبھی اس چیز کا ذکر نہیں کیا. میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان ڈاکٹروں کی رپورٹ تھی لیکن میاں صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی. جب وہ اگر وہاں نہ پہنچتے تو میرا نہیں خیال کہ جو کچھ حالات ان لوگوں نے کر دیے تھے. تو میاں نواز شریف صاحب کو تو اللہ نے زندگی دی, انہوں نے عدالتوں میں میں پھر کہہ رہی ہوں, میں کرپشن کے مقدمات کا سوال کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کسی کے اوپر ناصر بٹ صاحب میاں نواز شریف کو سزا کس نے دلائی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ آصف شہید کھوسا تھا, ان کو بلا لیں. تو نواز شریف کے ساتھ جو ہوا, عمران خان صاحب کو تو دیسی مرغے بھی دیتے ہیں, ان کو واک کے لیے بڑی لمبی جگہ دیتے ہیں. عمران کے صاحب کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو میاں نواز شریف کے ساتھ ہوا. سر مجھے یہ بتائیے, میں نے کرپشن کے مقدمات کی بات کی تھی, ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کسی لیڈر پہ مقدمات بنتے ہیں تو واقعی وہ کرپٹ بھی ہے؟ چونکہ لیڈر پہ مقدمات بنتے ہیں تو وہ مقبول تو ہوتا ہے, اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ابھی بھی عمران خان جو ہے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں. کل ان کی ایک پکچر وہ لیک ہوئی تو سوشل میڈیا پہ 1 منٹ میں وہ بڑی وائرل بھی ہو گئی اور اس کے اوپر پھر پورا دن بات بھی ہوتی رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مقدمات ہیں تو واقعی لیڈر کرپٹ بھی ہوتا ہے؟ سر دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو ایک دفعہ آپ کو پتا ہے حسین صاحب کی تصویر ایک لیک ہو گئی تھی. یہ لوگ باتیں کرتے ہیں یہ ایک مکافات عمل ہوتا ہے, لیکن جو کرپشن کرتا ہے نا وہ کرپشن کے ثبوت ہوتے ہیں. لیڈر نواز شریف کے دور میں ہمیشہ اس پاکستان میں ترقی ہوئی ہے. عمران خان نے آ کے صرف ایک کام کیا, اس قوم کی آپ مجھے بتائیں اخلاقیات ختم کر دی. آپ مجھے بتائیں ابھی عمران صاحب کی بہن جو ہے ان کی دبئی کی جائیدادیں نکلی ہیں, وہ کون سا کاروبار کرتی ہیں؟
मियां नवाज शरीफ के तो वालिदैन कारोबार करते थे, मुझे बताएं वो मशीन कहती थी मैंने मशीनों का कारोबार है, मशीनों के कारोबार से दुबई में जायदादें बनती हैं। सर मैं ये पूछ लेती हूँ निसार जट साहब से, लेकिन बात फिर वो ये ना फर्ज करें कि अगर आज खान साहब की डील हो जाती है या फिर जहाँ मामलात खराब हैं वहाँ मामलात बेहतर हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि फिर ये मुकदमात जो हैं वो बाकी रहेंगे? पहलों के भी तो नहीं रहे ना, तो ये रहेंगे? मैं एक बात कही है, गुड टू सी तो इमरान खान साहब के साथ हुआ ना। इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा जब वो अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करेंगे, जज उनको रिलीफ देगा। आजकल जो कुछ हो रहा है आपके सामने है, जजेस को कभी भी अंडर प्रेशर नहीं होना चाहिए, जजेस को बहादुर होना चाहिए, हमेशा बहादुर लोगों को जजेस होना चाहिए। वो देखें शौकत सिद्दीकी था, वो बोला था तो बेगुनाही कि मुझे आके फलां आके मुझे प्रेशराइज करता है कि नवाज शरीफ को सजा दो, उनकी बेटी को सजा दो, तो वो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त इंसाफ नहीं हुआ, साकिब निसार ने इंसाफ नहीं किया, आसिफ सईद खोसा ने इंसाफ नहीं किया। अगर वो इंसाफ करते, उन इदारों को पूछते, तो आज हम इस हालत में ना होते। निसार जट साहब एक तो जवाब भी दें, दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे असल मुकदमात जो हैं उनका क्राइटेरिया क्या है? मसला ये है, नून लीग से बात करो, वो कहते हैं हमारी लीडरशिप पे सियासी मुकदमात थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है 11 साल ज़रदारी साहब को जेल में रखा और आज तक कुछ साबित नहीं हो सका। अब आप लोग भी कहते हैं इमरान खान पे सियासी मुकदमात हैं और असल लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। तो ये असल मुकदमात कैसे क्या होते हैं, इनका क्या क्राइटेरिया है सर? पारस, एक तो बात मैं कर रहा था तो उसमें 9 मई का एक वाकया था, तो मैं आपने कहा कि आप कसूरवार हैं कि नहीं हैं। 9 मई के ना वाकये को 2 पैराफ्रेज में माफी भी मांगने का कह रहे हैं, वो मैं बताता हूँ इनको माफी नहीं मांगेंगे, बताते हैं इनको माफी होती क्या है। 9 मई का जो वाकया हुआ, हम उसकी शफाफ तहकीकात चाहते हैं उस दिन की। उसके बाद जो शख्स गुनाहगार है वो अपनी पनिशमेंट ले, जो बेगुनाह है वो अपने घर जाए। अगर आप उसकी क्रेडिबिलिटी पे, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे बात करेंगे, मेरे पास वो बताते हुए टाइम जो है लग जाएगा। इस 9 मई को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसकी बेनिफिशरी है। इन्होंने इसमें 9 मई के वाक़े की आड़ में मुकम्मल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, और 9 मई के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हालात हुए वो किसी से कोई ढके छुपे नहीं। मैं अपना शॉर्ट अपना वो कमेंट करके इसको यहीं क्लोज कर देता हूँ। एहसाब हमारा करना किसने है? प्रॉब्लम हमारे लिए ये है, नैब ने करना है। मेरी नज़र में मैं 5 बार मतलब इलेक्शन लड़ चुका हूं, 3री बार मैं MNA बना हूं, मैंने आज तक नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के अलावा करते हुए कुछ नहीं देखा। 2002 से ऑनवर्ड नून लीग के खिलाफ भी हुई थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। मैं कह रहा हूं कि अगर देखें हमने संजीदा रवैया अपनाना है तो एक चीज को एडमिट करना होगा, नैब ने अपनी क्रेडिबिलिटी खुद लूज की, ठीक है जी। और अब प्रॉब्लम क्या है उसकी? अब नैब तरामीम जिसका केस अब चल भी रहा है, खान साहब को पेश भी कर रहे हैं, एक झलक एक तस्वीर की आई है, और सोशल मीडिया इनसे संभाला नहीं जा रहा। आलम यह है कि उसके फौरन बाद ये कह दिया गया कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सोशल मीडिया भी नहीं होना चाहिए। तस्वीर लीक होना ठीक था वैसे सुप्रीम कोर्ट से? जी हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट की इंतजामिया का चैप्टर है, हमने की है, हमने तो नहीं की, ठीक है जी। लेकिन चले रोकना क्यों था तस्वीर को? नहीं, रूल्स के मुताबिक ठीक है ये। नहीं, अगर आपके तमाम टीवी चैनल्स ने रिक्वेस्ट नहीं की कि हमें लाइव प्रोसीडिंग में हमें भी शामिल कर लें। एक मिनट मंदो खेल साहब, जरा क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं सर, जरा ये बताइएगा कि ये जो कल खान साहब की तस्वीर लीक हुई और उस पर एक तूफान या एक हंगामा बरपा हो गया सर, इस नौयत के जो दीगर मुकदमात हैं उनकी समाअत होती है तो उसको बराह रास्त दिखाया भी जाता है, तो आपके ख्याल में वैसे ये क्यों इसको बराह रास्त नहीं दिखाया जा सका? ये जो पिक एंड चूज है, क्या ये ठीक है सर? और तस्वीर लीक होना, इस पे भी बात करें जरा। अच्छा, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो उन्होंने पाबंदी लगाई है जी कि इन कैमरा उसको प्रोसीडिंग चलाना है, तो वो रूल्स की वायलेशन है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, पाकिस्तान के 77 साल तारीख में आप एक मुकदमा ऐसे बता दो मुझे कि जिनकी सुप्रीम कोर्ट क्या किसी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी उनको एक सजा याफ्ता शख्स को लाइव वीडियो के जरिए उसको करे हो। अच्छा, और वो भी उस केस में जहां इमरान खान साहब की जरूरत नहीं है, वो एक एप्लीकेंट है नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ, वो उसकी वकील आर्गूमेंट करेंगे खान साहब। इवन के वकील होता तब भी उसका अपना जाती केस भी, इस तरह अपॉर्चुनिटी आज तक किसी को नहीं मिली है, ठीक है।
तो ये तो खान साहब खुश नसीब है, पाकिस्तान का पहला आदमी है वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में उसका नाम आना चाहिए कि सजा याफ्ता होने के बावजूद वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से खिताब कर रहा है। नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि एक बात बताओ, आर्टिकल 10 है क्या खिताब नहीं किया अभी, बोलने नहीं दिया। तो बोलने की बारी आएगी नहीं, वो तो आर्गुमेंट होते हैं ना, बारी होती है ना। आर्गुमेंट होता है, बंदा सामने सुन रहा है, 2-2.5 घंटे से सुन रहा है, तो आर्गुमेंट होती है ना, बारी बारी। मतलब ये क्या, अगर खिताब नहीं देना था तो फिर बुलाए क्यों? तो वो तो बारी होते हैं ना, अगले किसी की बारी, नेक्स्ट टाइम उसकी आ जाएगी बारी। नंबर एक, ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है। आर्टिकल 10 है जो पीपल्स पार्टी के दौर में जो आइन में इनको शामिल किया गया, वो ये है कि आप मुलजिम को वकील तक रसाई, उनकी मुलाकातें और जेल मैनुअल के मुताबिक जो सहूलियत है वो मुलजिम को मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ, जो इमरान खान साहब को सहूलियत मिल रही है, पाकिस्तान के तारीख में किसी मुलजिम की वो सहूलियतें है जो इनको है? जो मुलाकातें उनके लाइन से आ रहे हैं और हिदायत मिल रही है, वो तारीख में है कोई? आसिफ अली जरदारी साहब जेल में था, मैं उस वक्त जेल कमेटी का मेंबर था, ये उनके बाद बता रहा हूं आपको। उस वक्त में मैंने देखा था बकायदा बैरक उन्होंने अपने पैसों से बनाया था लोगों की मुलाकात के लिए, जो जाली का था उसका मुझे वो चीज याद है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी आसिफ अली जरदारी साहब को भी मुहैया नहीं थी। अब सवाल ये, ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने दिए, होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। आज जो मैंने आपके चैनल, दूसरे चैनल में देखा कि वो मुख्तलिफ जेलों के कैदियों ने भी खत लिखा है कि सहूलत दी जाए, जो मीडिया में। मैं जरा ब्रेक ले लूं। नहीं, आपने आखिरी बात नहीं करनी, मैं ब्रेक के बाद जरा आपसे बात करूंगी, जो कि लास्ट टाइम याद है ना प्रोग्राम में आप एक बात के ऊपर आप बड़ा एग्रेसिवली बात कर रहे थे कि खान साहब जो हैं वो एनआरओ मांग रहे हैं और वो पांव पड़े हुए हैं। मैं जरा ब्रेक के बाद इसके ऊपर आपसे बात करूंगी, आपसे ही ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा कादर मंदोखेल साहब, तो वो आपने मेरे लास्ट शो में कहा ना कि इमरान खान जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं और वो पांव पड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो वाकई अब भी एनआरओ मांग रहे हैं? चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि उनका कप्तान जो है वो डटा हुआ है और कल जो तस्वीर लीक हुई है उसमें भी वो काफी फिट और स्मार्ट नजर आ रहे हैं। चलो, अगर वो तस्वीर में स्मार्ट नजर आ रहा है तो फिर वाकई स्मार्ट होंगे, आपको नहीं लगे? और दूसरी बात ये कि नहीं, मैं तो सवाल छोड़ रहा हूँ आपके सामने, मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब सियासी लोगों से बात नहीं करना, DGISPR से और आर्मी चीफ से बात करने का मकसद क्या है? जी। और मकसद सिर्फ यही है कि एनआरओ दे दो। और मैं आपको बता दूं, एक कानून के तालिब इल्म के हिस्से से ये एनआरओ इस वक्त आर्मी चीफ भी नहीं दे सकता है, ना DGISPR दे सकता है, ना नासिर भट्ट साहब ना उनकी पार्टी दे सकती है, क्योंकि ये है क्रिमिनल केस और इंसदादी दहशतगर्दी के। ये जो फौजी तनसीबात पे हमले हुए, जो शोदा के यादगार को जलाया गया है, तोड़ फोड़ किया है, कर्नल शेर खान के मुजस्मे को, ये सारी चीजें जो ना, इसकी माफी पाकिस्तान में किसी आदमी के पास नहीं, इवन के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्टेट वर्सेस केसेस होते हैं, जिसको हम इंसदाद दहशतगर्दी केसेस, इनकी माफी पाकिस्तान में किसी आदमी के पास नहीं होती है। हाँ, वो अपने दलाल से, अपनी एविडेंस से साबित करे। अच्छा, फिर एक बात ये इतने, अभी जो भट्ट साहब अपना जट साहब ये कह रहे थे कि हमारे लोग नहीं है, तो वो जो इमरान खान साहब का बांजा एहसान नियाजी जो ना, वो कोर कमांडर के घर में घुस के उसकी वर्दी लेके बाहर आ गया, जो अभी तक जेल में, वो किस पार्टी का है? वो नवाज शरीफ साहब का बांजा है या जरदारी साहब का बांजा है? आपने कहा इस तरह बहुत सारे लोग हैं। आपने कहा सर, ये जो एनआरओ की आपने बात की और आपने बता भी दिया कि इन केसेस में नहीं होता, ये क्रिमिनल केसेस हैं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो एनआरओ मांग रहे हैं? आपने कहा उन्हें मिलेगा भी नहीं, तो यहाँ पे उनके एनआरओ मांगने का मतलब क्या है? क्योंकि आप ठीक कह रहे हैं, एनआरओ तो जनाब मुशर्रफ के दौर में वो ऑर्डिनेंस था ना, जिसके जरिए पीपल्स पार्टी और MQM ने अपने तमाम बड़े मुकदमात माफ करा लिए थे और खान साहब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए इसको ताना बना दिया था। तो वो कौन सा, क्या मतलब है एनआरओ का? फिर देखिए, मैं एक चीज बताऊं, अभी नासिर भट्ट साहब भी कह रहे कि वो माफी मांग ले, राना सनवार साहब ने कहा कि उसकी जमानत हो जाएगी। ये तो देखो वो लोग कह रहे हैं जिनको कानून का नहीं पता। अच्छा। मैं कानून के तालिब इल्म, मुझे पता है इस मुकदमे की माफी की पाकिस्तान में किसी आदमी के पास नहीं है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। अब सवाल ये, वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो तो लग रहा है उनको पता है कि ताले की चाबी इस आर्मी चीफ के पास है, वो तो ये समझ रहे हैं, मगर वो अगर अपनी वकीलों से बात कर ले, लतीफ कोसा साहब सीनियर वकील है, उनसे बात कर ले, वो भी यही जवाब देंगे जो मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन अब सवाल ये कि ये बातें जो करके इनको हासिल क्या होगा? हासिल कुछ भी नहीं होगा। हासिल अगर उनको पहले मुकदमात में सजा हुई है तो बोले जल्दी फैसला क्यों हुआ?
9 मई की लेट हुआ है तो बोले लेट क्यों हुआ है। और दूसरी बात ये जो कमीशन की बात कर रहा है ना, ये तो खामखा इस केस को डिले करने की कोशिश है। मुझे जहां तक याद पड़ रहा है 9 JIT बनी थी इसकी शुरू में जी। और फिर JIT के अलावा कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहता है कि कोई भी ऑडियो वीडियो, यानी मैं और आप जो बात कर रहे हैं ना, ये जो अल्फाज है इसकी किसी की गवाही की जरूरत नहीं है, ये कोर्ट को एक्सेप्टेबल होता है। ये वीडियो और ऑडियो ये कानून है पाकिस्तान का, और इसी कानून के तहत बरतानिया में सजा हुई थी, इसी कानून में ट्रम्प के लोगों को सजा हुई अमेरिका में। भाई ये कब तक फैसले हो जाएंगे आपके ख्याल में? ये 9 मई में आपको लगता है इमरान खान को सजा हो जाएगी? 1 साल हो गया बातें सुनते सुनते। देखिए मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं है। एक तो जजेस की कमी है, एक डिलीवरी की वजह ही है, दूसरी बात ये कि इनकी अपनी जो वकील है वो टाइम पे जाया करे, लंबी तारीखें नहीं ले, रोजाना की रिक्वेस्ट कर ले तो जल्दी हो जाएगा। नासिर भट्ट साहब, क्या वाकई आपको लगता है इमरान खान NRO मांग रहे हैं जो मंदोखेल साहब बात कर रहे हैं? और आप भी बता दें आपके ख्याल में किससे मांग रहे हैं NRO और कौन देता है NRO? देखिए ना, वो नहीं कहते कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है तो NRO ही मांगने के लिए बात करते हैं ना। बात ये है कि इमरान खान साहब को मेरा मशवरा है कि खुले दिल से कौम से माफी मांग ले 9 मई के वाकयात पे जी। अपने आप को अदालत के रहम करम पे छोड़े, अदालत उनको माफ करती है, कौम माफ करती है तो ठीक है। 9 मई हुआ है, इस पे तो किसी को इतराज शक नहीं है ना। तो 9 मई जिन्होंने किया है, मैं ये कहता हूँ कि जिन्होंने किया है, जिनकी वीडियो मौजूद है, जिन कहते हैं ना कि अदालत में तो आपको प्रूफ देना पड़ता है ना, ये जो कहते हैं हम नहीं है तो हम अदालत में जाके प्रूफ दें, लेकिन माफी मांगेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन ये जो कहते हैं ना, ये NRO यही है कि वो कहते हैं मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है। भाई अगर आपने बात करनी है तो फिर आपने स्ट्रेटेजी बातों से बात करनी है। एक सेकंड साथ रहिएगा ना, फिर माफी मांग ले, बात खत्म करें। DGISPR ने भी यही कहा था, पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कह रही है, गवर्नमेंट भी यही कह रही है, माफी मांग ले, आगे बढ़ जाएं। खान साहब तो कहते थे यूटर्न अजीम लीडर की निशानी है, नहीं हो सकता ऐसे। माफी मांगे किस बात की? अभी इतना तो बताया उन्होंने 9 मई पे। ये अगर ये इनका मौकफ ही झूठ पर मुबनी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? नासिर भट्ट साहब को तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। देखें वीडियो, मेरी बात सुने। मैंने आपसे कहा ना कि 9 मई को मैं 2 कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। मंदुखेल साहब यहाँ बैठे हुए भाई हैं मेरे। मंदुखेल साहब, आप एक बात बताएं कि एक ये आपसे पहलू एक मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ। मैं मौके पर नहीं हूँ, पुलिस मुझे इस FIR में शामिल करती है और तफ्तीश में लिखती है कि डॉक्टर निसार मौके पर है, जबकि मैं, और यह एक हकीकत है, उसको आप जुडिशल कर दें, अदालत में भेज दें, जज साहब मेरी मानेंगे कि पुलिस की मानेंगे? मंदोखेल साहब जवाब देता हूं। देखिए, आप मौके पे नहीं हो, पुलिस ने यह कहा कि आप मौके पे मौजूद हो, तो इसके 2 सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है कि आप मौके पे मौजूद तो डायरेक्ट सेक्शन लगता है, एक अगर आपकी इमा पे हुआ है तो 109 लगता है। अगर आप कोर्ट को सबूत दे, आजकल बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जियो फेंसिंग कहते हैं ना, कि जैसा आप स्टूडियो में बैठे हुए या जहां बैठे हुए तो आपका लोकेशन आ रहा है या उसकी और कोई शवाहिद। माफी चाहता हूं, ये देने के बाद हुआ है। अपनी एविडेंस क्रिएट करके 109 की भी, वहां की मौके की भी एविडेंस देने के बाद तो कोर्ट में पेश कर देना। ठीक, यही तो प्रॉब्लम है ना भाईजान। मेरा सवाल, ये बात छेड़ने का मकसद मंदुखेल साहब के सामने ये था, हम NRO नहीं मांगने गए थे आर्मी से। हम चीफ जस्टिस साहब को कह रहे थे कि खुदा का वास्ता ट्रांसपेरेंसी। आप मंदुखेल साहब, आप भाई बैठे हैं, आप बताएं कि ये FIR पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुई? यार, हमारे घरों पर पुलिसें नहीं भेजी गई, हमें हलकों से नहीं निकाला गया। आप रियलाइज करें, आप लोग रियलाइज करें, आप सियासतदान हैं, हमें एक दूसरे का एक अंडरस्टैंडिंग। आप ट्रांसपेरेंसी का इतना बड़ा सवालिया निशान मैं इस फोरम पे छोड़ के जा रहा हूं। अगर आप यकीन से कहते हैं कि जी पुलिस हमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे मुकदमा को चलान करेगी, 10,000 से ज्यादा लोग हैं जी। मंदोखेल साहब, कितनों को आप मतलब के मारेंगे? एक ऐसा शख्स भी मुझे, सर एक माफी चाहता हूं, एक ऐसा शख्स भी मुझे मिला, मैं अदालत के हाथे में खड़ा हूं, मुझे आकर कहता है डॉक्टर साहब मैं रिक्शा चलाता हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, 1 साल से जेल में पड़ा हुआ हूं। एक वो वहां पर साथ में रेलवे स्टेशन था, पैसेंजर्स को ड्रॉप करने आया, पकड़ा गया जी। मंदोखेल साहब, खुदा खौफी करें सर जी। अच्छा एक चीज सुन, अच्छा जो मुलजिम पकड़ा जाता है वो कभी ये नहीं कहता है कि मैंने जुर्म किया, वो कहता है मैं तो मस्जिद में झाड़ू दे रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। इसमें भी शक नहीं है कि अगर FIR एक आदमी के खिलाफ होता है तो पुलिस 10 को पकड़ती है,
تاکہ پیسے بٹور لے. اس میں کوئی شک نہیں پاکستان اور خاص طور پنجاب پولیس میں. لیکن میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ سارے لوگ گنہگار نہیں ہوں گے, مگر جب کیس چلے گا تو پتہ چلے گا گنہگار جو ہے سزا ہوں گے, بے گناہ بری ہوں گے. آپ کیس تو چلائے نا, میری بات سنیں, ایک ویڈیو آڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, ایک ہوتی ہے آفیشیل جو انہوں نے آفیشیل ایویڈنس کریٹ کر کے دینی ہے. ایک مقدمے میں بھی کوئی ویڈیو آفیشیل پولیس ریکارڈ کے مطابق ایویڈنس کوئی کریٹ نہیں کیا. ساری ٹوٹل سورس رپورٹس بنائی گئی ہیں, سورس رپورٹ بنا کے اسے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کر کے. ابھی تو ٹرائل چل رہا ہے نا سر. او بھائی جان ٹرائل تو چل رہا ہے, مار مار کے طریقوں پہ جا کے ہماری عوام پاگل ہو گئی ہے. پیسے ہمارے پاس وکیلوں کو دینے جتنے نہیں رہے, کتنوں کو آپ کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ اس کی ٹرانسپیرنٹ انکوائری میں حرج کیا ہے؟ رائٹ, آپ کو لگتا ہے اب عدلیہ سے تو کچھ ریلیف آپ کو مل رہا ہے, جس پہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, عدلیہ کے ججز کے اوپر بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں سر, لیکن اصل جگہ جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم میں ریلیف مل سکتا ہے لانگ ٹرم کے لیے پارلیمنٹ میں؟ اصل معاملات, اصل آپ کو نہیں پتا اصل معاملات کہاں طے ہونے ہیں, جہاں بات کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. میری بات سنیں, خواہش کا اظہار ہمارا, یہ پھر ایک بات آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے کوئی ان سے این آر او نہیں صاحب نے تو خواہش, لیکن بات کرنے کی تو خواہش کا اظہار کی ہے. اگر ہم ان سے دیکھیں, ہماری بات سنیں, ہم پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت ہے, ڈیموکریٹک جماعت ہے. اگر ایک ہیپن ہوا ہے اور اس میں نہ حکومت ہے نہ پیپل پارٹی ہے, ٹھیک ہے جی, جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہاں نہ حکومت نظر آئی ہے نہ پیپل پارٹی نظر آئی ہے. براہ راست اگر ہم ان سے بات کر لیتے پاکستان کے انٹرسٹ میں, ہم اگر ان سے ٹرانسپیرنسی کی امید رکھتے, ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر, معافی آپ گناہگار سے منگائیں گے تو معافی منگواتے ہیں. 9 مئی آپ کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے. 9 مئی دیکھیں پھر بہت سارے سوالات ہیں. ذمہ داری قبول نہیں کریں گے, معافی نہیں مانگیں گے, معاملہ بڑھے گا کیسے آگے؟ ذمہ داری تو تب قبول کرے نا کہ اگر ہم پر کوئی ثابت ہو. معاملہ کیسے آگے بڑھے گا پھر؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ اپنی گردن کو نیچے رکے, ہم آپ کے اوپر ماریں گے, پھر اٹھا کے پھر کہیں گے چلو آ جاؤ شاباش. اس طرح نہیں, ہمارا حق نہیں ہے اس پاکستان میں رہ کر انصاف مانگنے کا. کوئی ذہن سازی یا کوئی موٹیویٹ کچھ نہیں. میں حلفاً کہتا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کا آج سے نہیں پرانا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسی میٹنگ, کوئی ایک ایسی جگہ وہاں پر نہیں ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے ہمیں یہ کہا کہ آپ نے جو ہے اپنے فورسز پہ حملہ کرنا. ڈیڈ لاک یا اسٹینڈ سٹل کی پوزیشن کب تک برقرار رہے گی سر؟ خان صاحب کو کب تک جیل میں رکھا جا سکے گا؟ جی بات کیجیے. میں ایک سوال رکھ رہا ہوں جج صاحب کے سامنے. کیا پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کور کمانڈر ہاؤس لوگوں کو نہیں بلایا تھا؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں اگر 10,000 لوگ گرفتار ہیں تو 10 کے 10 گنہگار ہوں گے, اس میں سے 1000 تو گنہگار ہوں گے جو ان کے لوگ ہیں, وہ تو مان لیں نا. جب ایک کیس چلے گا تو پھر یہ 900 بری ہو جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سال مکمل ہو گیا, یہ ٹرائل مکمل نہیں ہو رہے, وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو بڑی اذیتیں ہو رہی ہیں سر. تو یہ وکیلوں کو تو بھائی وکیلوں کو بولے ذرا اسپیڈ سے چلا لے, تاریخی نہ لینا. توڑ کے رکھ دیے, بجلی کے بلوں میں ہم پھنسے ہوئے, گرمی میں عدالتیں ہمیں باہر کھڑے کر لیتی ہیں. ہم اپنے انصاف کے لیے, ہمیں آئی او پولیس, ہمیں پارس, ہمیں پنجاب پولیس انصاف نہیں دے گی. ٹھیک, یہ طے شدہ بات ہے. اور پارلیمنٹ میں میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپل پارٹی, ایم کیو ایم انتہائی غیر سنجیدہ رویے کے ساتھ یہ ایک ریکنسیلیشن کو جو ہے کرتے ہیں. بلاول نے کہا نا کہ آپ اپنے ذاتی روتے رہتے ہیں. کوئی رونے ہم نہیں رہے. ہماری بات ہوئی کہاں دیکھیں پارس, کیوں نہیں کرتے؟ کسان کا مسئلہ نہیں تھا, کشمیر کا مسئلہ نہیں تھا, جب ہم نے کیوں نہیں اٹھائی؟ ہم نے جب کسان پہ بات کرنا چاہیے ہمیں بات کرنے دی گئی, اور پکڑے ہم کر رہے ہیں, وہاں پر بحث نہیں ہوئی. ہم اپنے معاملات کو اجاگر کرتے ہیں. ہم نے پارلیمنٹ میں کون سا ایسا کام کر دیا جو کہ غیر آئینی ہے؟ آپ نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے. جی منتخیل صاحب, کشمیر میں آپ لوگوں نے آگ لگانے کی کوشش کی ہے, وہاں وہ بھی ہمارے کھاتے میں ڈال دیں. منتخیل صاحب, آج آپ کے وزراء نے مانا, آپ کے وزراء نے مانا, گنڈپور نے آج یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھیوں نے کہا کہ جی ایک جتھا اٹھا, خدا کے مارو بھوکے لوگ اٹھے, اپنا گرفا پکڑ کے مانگے, اور پارس اب پنجاب مانگ لے, سندھ مانگ لے, بلوچستان مانگ لے, ہمارا حق نہیں ہے. منتخیل صاحب, ڈیڈ لاک کیسے ختم ہوگا؟ لاسٹ کامنٹ کریں, شو کلوز کروں. کب
कब तक ऐसे चलेगा? मैं कहता हूँ किसी आर्मी चीफ, किसी DGI इस प्यार से माफी न मांगे, शोदा के लवाकिन से मांग ले, इंशाअल्लाह अल्लाह बरकत देगा इनकी सियासत किया ही में। नहीं है, वो कबूल ही नहीं कर रहे, तो माफी किस चीज की मांगे? वो कह रहे हैं चलो फिर इसी तनख्वाह पे काम करते रहे। फिर मंदोखेल साहब, ऐसे निसार चलेगा जट साहब फिर। और नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। फारिस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।